आज मैं आपको जेल ब्रेक की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे जेल ब्रेक की दुनिया का मास्टरपीस कहा जाता है, जिसमें 3 कैदी रातों रात जेल से भाग तो गए मगर फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें हिला के रख दिया। जो बातें इस जेल ब्रेक को दूसरी जेल ब्रेक से अलग बनाती है वो ये थी कि कैदी ना तो किसी सुरंग के रास्ते भागे और ना ही जेल की यार्ड से, और कैदियों ने भागने के लिए जो रास्ता अपनाया उसमें अगर जरा सी भी लापरवाही हो जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी। इन कैदियों को लगभग 6 महीने का वक्त लगा इस जेल से भागने की प्लानिंग करने में, और वो रातों रात बिना कोई सुरंग छोड़े इस जेल से भागने में कामयाब हो गए। इस जेल ब्रेक की कहानी में 2 सबसे बड़े सवाल सामने आकर खड़े हो गए। पहला ये कि 6 महीने उन्होंने ऐसी कौन सी प्लानिंग की जिसकी वजह से वो इस जेल से फरार हो गए, और दूसरा ये कि जेल से भागने के बाद उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कहानी शुरू होती है ऑरेंज काउंटी जेल से, जहां सुबह 5 बजे गार्ड कैदियों की गिनती करने के लिए राउंड पर निकलते हैं। राउंड के दौरान जैसे ही वो एक सेल के पास पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो देखते हैं कि सेल के तीनों बेड्स चादर से ढके हुए हैं और तीनों कैदी गायब हैं। ये जेल ब्रेक सन 2016 में कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी जेल में अंजाम दी गई, और ये वो जेल है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये एक 6 मंजिला जेल थी जहां दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी को कैद करके रखा जाता था, और हर फ्लोर पर लगभग 300 कैदी को कैद करके रखा गया था, क्योंकि इन सभी कैदियों के सेल सलाखों वाले थे और बिल्कुल अगल बगल थे, और राउंड पर घूमते हुए हर गार्ड की नजर हर वक्त उन पर रहती थी, जिसकी वजह से उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी और ना ही वो यहाँ से भाग सकते थे। मगर यहाँ एक कैदी ऐसा था जो इन नामुमकिन हालात में भी यहाँ से भागने का रास्ता निकाल लेता है। इस कैदी का नाम नेरी था, जो ईरान का रहने वाला था, और क्योंकि उसके ट्रायल में महज कुछ ही महीने बाकी रह गए थे, इसीलिए वो आर या पार की लड़ाई करने का फैसला करता है और एक ऐसी जेल ब्रेक की प्लानिंग करता है जिसके बारे में ना तो किसी कैदी ने सोचा और ना ही किसी गार्ड को इसकी खबर लगी। नेरी जेल से कैसे भागा, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर वो जेल तक पहुंचा कैसे और उसने अपने जुर्म की शुरुआत कैसे की। नेरी का जन्म एक पर्शियन फैमिली में ईरान में हुआ था, जिसके कुछ वक्त बाद उसके माँ बाप उसे लेकर कैलिफोर्निया के शहर फ्रिस्नो में शिफ्ट हो गए थे। वो बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट और चालाक था, और यही वजह थी कि वो रूल्स ब्रेक करने में यकीन रखता था। 17 साल का होते होते यूएस मरीन्स में भर्ती हो गया, मगर कुछ ही वक्त के बाद उसे वहां से निकाल दिया गया, और यही से उसकी जिंदगी वो मोड़ लेती है जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 2012 आते आते अब वो ऐसे खतरनाक क्राइम्स को अंजाम दे चुका था जिसमें एक बार उसने गांजे की खेती करने वाले एक शख्स को जान से मार दिया और फिर उसके बदन के अलग अलग टुकड़े कर दिए। ये वो क्राइम था जिसके बाद नेरी अगर पुलिस के हाथ लग जाता तो उसे उम्र कैद की सजा होती, और पुलिस से बचने के लिए वो दोबारा ईरान भाग जाता है, जहां पुलिस उसे छू भी नहीं सकती थी। वो ईरान में लगभग 2 साल तक रहा, मगर आखिरकार पुलिस उसकी बीबी का इस्तेमाल करके उसे धोखे से फंसा लेती है और उसे कैलिफोर्निया वापस लौटना पड़ता है। कैलिफोर्निया लौटते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद उसे ऑरेंज मेंस काउंटी जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ जाने के बाद जहाँ दूसरे कैदियों की जिंदगी खत्म हो जाती है, वहीं नेरी के लिए ये अभी एक सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जेल में कदम रखते ही वो फैसला कर चुका था कि वो यहाँ से भाग जाएगा। नेरी का ट्रायल शुरू होने में अभी 6 महीने बाकी थे, और वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह समझ चुका था कि ट्रायल शुरू होने से पहले उसे किसी भी तरह जेल से भागना होगा। हालांकि ये जेल बहुत ही हाई सिक्योरिटी से लैस थी, मगर वो कहते हैं ना कि हर मजबूत चीज की कोई ना कोई कमजोर कड़ी जरूर होती है, और इस जेल के साथ भी एक कमजोर कड़ी जुड़ी हुई थी। नेरी अब हर वक्त इस जेल से भागने के तरीकों के बारे में सोचने लगता है, और तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। नेरी देखता है कि उसके सेल में बेड के पास एक वेंटिलेशन जाली लगी हुई है, जो और लोगों के लिए एक आम बात थी, मगर नेरी के लिए भागने का एक बेहतरीन रास्ता था। ये वेंटिलेशन जाली स्टील की बनी हुई थी, जिसे निकालना अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि ये चारों तरफ से सील थी, और अगर वो इसे हटाकर अंदर घुस भी जाता तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो यहाँ से भाग पाएगा। इतना रिस्क होने के बावजूद भी नेरी फैसला करता है कि वो इस जाली को काटेगा, मगर साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि वो इस काम को अकेले नहीं कर पाएगा। अब वो फैसला करता है कि वो और 2 कैदियों को अपने इस प्लान में शामिल करेगा, और तभी उसकी मुलाकात बैग डोंग और जोनाथन ट्यू नाम के 2 कैदियों से होती है। बैग डोंग एक मंझा हुआ क्रिमिनल था, जो कि एक गैंगस्टर भी था, और कई लोग उसके लिए बाहर काम भी करते
करते थे, जबकि जोनाथन एक वियतनामीज गैंग का मेंबर था जो कि पुलिस के हाथ लग गया था। बहरहाल नेरी उन दोनों को अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसके लिए वो दोनों फौरन राजी हो जाते हैं। अब वो तीनों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वेंटिलेशन जाली को निकालेंगे कैसे, और उसमें ये फैसला होता है कि वो आरी का इस्तेमाल करके इस जाली को काटेंगे। इन तीनों कैदियों में एक बैक डॉग ही था जिसके जेल के बाहर कनेक्शंस थे, और इसीलिए नेरी उससे कहता है कि वो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके आरी जेल के अंदर मंगवाए। बहरहाल अब धीरे धीरे उनके प्लान ने एक मोड़ लेना शुरू कर दिया था, और आखिरकार बैक अपने एक साथी की मदद से आरी जेल के अंदर लाने में कामयाब हो जाता है। बैक का ये साथी उसे जेल में मिलने आया था और उसने आरी अपने जूतों के सोल के अंदर छुपा ली थी, जिससे वो गार्ड की नजर से बचकर बैक को पकड़ा देता है। नेरी का आइडिया अब ऐसे प्लान में बदल चुका था जिसने काम करना शुरू कर दिया था, और अब उन्हें जल्द से जल्द उस प्लान को अंजाम देना था। बहरहाल अपने प्लान की शुरुआत करते हुए उनमें यह तय होता है कि उन तीनों में से दो शख्स स्टील की वेंटिलेशन ग्रिल को काटेंगे और तीसरा शख्स सेल के दरवाजे पर खड़ा होकर गार्ड्स पर नजर रखेगा। अब गार्ड्स रात 9 बजे जैसे ही अपना आखिरी राउंड खत्म करके निकलते हैं, बैक और जोनाथन उस स्टील की वेंटिलेशन ग्रिल को काटना शुरू कर देते हैं, और उन्हें ये काम बहुत ही खामोशी से करना था ताकि किसी भी गार्ड और दूसरे कैदी का ध्यान उनकी तरफ ना जाए। उनका उठाया एक भी गलत कदम या आवाज उनके पूरे प्लान को चौपट कर सकता था और उनकी सजा को और बढ़ा दिया जाता। मगर क्योंकि नेरी के ट्रायल डेट करीब आती जा रही थी, इसीलिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। लगभग 16 दिनों के लगातार मेहनत के बाद वो लोग स्टील बैंड को काटने में कामयाब हो गए, मगर एक परेशानी और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। हुआ ये कि वो लोग जैसे ही स्टील बैंड को काटते हैं, उनके सामने एक बहुत ही पतला सा पैसेज था जिसमें इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और ये जगह इतनी पतली थी कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी इसमें रेंग पाएंगे भी या नहीं। वो सभी इस बात से कश्मकश में थे कि वेंटिलेशन डक्ट से होते हुए वो भाग पाएंगे या नहीं, मगर उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इस स्टील वेंट को काटने के बाद वो इसे बेड के किनारे छुपा देते हैं, और राउंड पर घूम रहे गार्ड्स इस बात से बेखबर थे कि उनकी नाक के नीचे एक जेल ब्रेक की प्लानिंग चल रही है। बहरहाल अब उन सभी के सामने ये सवाल था कि आखिर वो इतने पतले कॉरिडोर को पार करेंगे कैसे, क्योंकि ना तो उनके पास जेल का कोई मैप था और ना ही उन्हें ये पता था कि कौन सा रास्ता उन्हें कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि इस कॉरिडोर में पूरी तरह ब्लैकआउट था। और तब नेरी के दिमाग में एक जीनियस आइडिया आता है। अब नेरी अपने बाकी दोनों साथियों से कहता है कि उन्हें एक मोबाइल फोन की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि इस मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से वो कॉरिडोर में रोशनी कर सकेंगे, और साथ ही साथ नेरी ये भी चाहता था कि वो अपनी जेल ब्रेक को मोबाइल में रिकॉर्ड करे। बहरहाल फोन का इंतजाम करने के लिए वो इस बार फिर से बैक डॉग से कहते हैं कि वो एक फोन जेल के अंदर मंगवाए, क्योंकि नेरी का मानना था कि अगर बैक जेल के अंदर आरी मंगवा सकता है तो वो जेल के अंदर फोन का इंतजाम भी कर सकता है। हालांकि ये आरी ले जाने से ज्यादा मुश्किल काम था, मगर बैक के कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो जेल के अंदर कुछ भी मंगवा सकता था, और इस बार भी वो फोन जेल के अंदर मंगवाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि इस बार फोन अंदर लाने के लिए एक गार्ड को रिश्वत खिलानी पड़ गई, जिसने फोन बैक तक पहुंचा दिया। फोन हाथ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले उसकी फ्लैशलाइट ऑन की और उसे उस कॉरिडोर में दिखाया जहाँ पूरी तरह अंधेरा था। लाइट पड़ते ही वो ये देख पा रहे थे कि कौन सी डक कहाँ जा रही है और उन्हें किन किन चीजों को पार करके आगे बढ़ना है और कौन सा रास्ता उन्हें बाहर लेकर जाएगा। हालांकि वो लोग लाइट के लिए टॉर्च का इंतजाम भी कर सकते थे, मगर नेरी ने मोबाइल फोन इसीलिए मंगवाया था ताकि वो अपनी जेल ब्रेक को रिकॉर्ड करके दुनिया को ये दिखा सके कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है। अब वो लोग जब भी इस पतले कॉरिडोर के अंदर जाते, नेरी उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देता, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसकी ये जेल ब्रेक दूसरे कैदियों के लिए एक मिसाल बन जाएगी। इस वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर पाइप का एक जाल बिछा हुआ था और साथ ही साथ कई खुली जगह भी थी जो गार्ड्स केबिन के अंदर जाकर खुलती थी, और अगर वो एक भी गलत जगह मुड़ जाते तो वो सीधा जेल अथॉरिटी के हाथ में होते। बहरहाल अब वो लोग धीरे धीरे वेंट में आगे रेंगना शुरू करते हैं, और अब वो हर रात इस वेंट में जाते और जेल के चप्पे चप्पे के बारे में पता करते कि कौन सी पाइप और कौन सा रास्ता कहाँ गया है। इस वेंट में जगह इतनी कम थी कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, और एक डर उन्हें हर वक्त परेशान कर रहा था कि कहीं वो पकड़े ना जाए। इस तरह कई हफ्ते और निकल गए और आखिरकार उनके हाथ वो रास्ता लग गया जिससे होकर वो यहाँ से भाग निकल सकते थे। मगर साथ ही साथ एक परेशानी और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। हुआ ये कि वेंट को जो रास्ता बाहर की तरफ ले जा रहा था वो जमीन के बजाय एक छत पर निकल रहा था, और ये छत चारों तरफ से कील की तारों से घिरी हुई थी। ये देख उन
सभी की उम्मीद पर जैसे पानी फिर गया, क्योंकि ये छत 6 मंजिले पर थी जो जमीन से काफी ऊंचाई पर थी। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे भागेंगे, क्योंकि वेंट को काटने और रास्ता ढूंढने में उनका काफी वक्त पहले ही बर्बाद हो चुका था। और अब उन्हें लग रहा था कि वो इस छत से कूदकर भागे या कोई दूसरा रास्ता ढूंढे, क्योंकि नेरी के ट्रायल में महज सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए थे। इसीलिए उन्हें अब जल्द से जल्द ये फैसला लेना था। और साथ ही साथ उन्हें एक ऐसे मैप की भी जरूरत थी जो उन्हें जेल के आसपास के एरिया के बारे में बता सके। मैप का इंतजाम करने के लिए अब नेरी जेल में मौजूद लोगों पर नजर रखने लगा, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स की तलाश में था जिससे मैनिपुलेट करके वो मैप का इंतजाम कर सके। और तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। इस औरत का नाम था नोशा फरीन रवागी, जो जेल में कैदियों को इंग्लिश पढ़ाती थी। और हालांकि नेरी की इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी थी, मगर अपने ईरानियन बैकग्राउंड को दिखाकर वो इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लेता है ताकि वो नूशा फरीनी के करीब आ सके। सारे कैदी नुसरीन को नूशा कहकर बुलाते थे, और क्योंकि वो एक नरम दिल और एक अच्छी औरत थी जिसे हर किसी में अच्छाई दिखाई देती थी, और इस बात का नेरी ने फायदा उठाया। नेरी नूशा से काफी अच्छी तरह पेश आने लगा, जिसकी वजह से उसने नूशा का भरोसा जीत लिया। और वो इस बात से बेखबर थी कि ना जानते हुए भी वो नेरी के प्लान का हिस्सा बनने वाली है। अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए नेरी नूशा से कहता है कि उसका वकील उससे मिलने नहीं आ रहा है और वो अपने वकील के ऑफिस का एड्रेस जानना चाहता है, जबकि वो वकील का एड्रेस के बारे में पहले से ही जानता था, जो जेल से बहुत ही करीब था। वो नूशा से कहता है कि वो उसे वकील के ऑफिस एड्रेस के पास का मैप लाकर दे दे, क्योंकि वो जानता था कि इस मैप में जेल और उसके आसपास के एरिया के बारे में भी होगा। और नूशा बिना सच्चाई जाने उसे ये मैप लाकर दे देती है। नूशा को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसने नेरी को जेल से भागने की चाबी थमा दी है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि वो बस एक कैदी की मदद कर रही है। इस मैप में नेरी को हर वो चीज मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी, जिसमें जेल की छत का नक्शा और उस छत से उतरकर उन्हें किस रास्ते से भागना होगा, सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। मैप हाथ में आने के बाद वो अपने प्लान के बहुत ही करीब थे, मगर उनका अगला कदम ये तय करने वाला था कि वो इस जेल से भाग पाएंगे या नहीं। अब उनके हाथ में एक आरी, एक मोबाइल फोन और एक मैप था, मगर उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो थी वेंटिलेशन डक्ट, जो सीधा ऊपर को गई थी और उन्हें इसी रास्ते से ऊपर छत तक पहुंचना था। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल था, मगर नेरी ने इसका भी रास्ता निकाल लिया था। और वो फैसला करता है कि वो जेल में मिलने वाली बेडशीट का इस्तेमाल करेगा ऊपर चढ़ने के लिए। वो इन बेडशीट को पहले रस्सी की तरह बनाएंगे और फिर डक में लगे पाइप में फंसाकर खुद को ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि वो छत तक पहुंच सके। बहरहाल अब वो तीनों एक एक करके जेल की लॉन्ड्री से बेडशीट चुराना शुरू करते हैं और इन बेडशीट को अपने बेड के नीचे लाकर छुपा देते हैं। अब जब उनके पास ठीक ठाक बेडशीट हो गई, तब उन्होंने सभी को गांठ बांधकर एक दूसरे से जोड़ा और रात को वेंटिलेशन डक के अंदर जाकर उसे पाइप से बांध दिया। एक बात नेरी को दिन रात खाई जा रही थी और वो ये थी कि वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी दूसरे कैदी की नजर उन पर पड़ गई तो वो फौरन गार्ड को खबर कर देंगे और इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही खामोशी के साथ अंजाम दे रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा वक्त लग रहा था और वो सभी बारी बारी हर रात वेंट के अंदर जाकर अपनी तैयारी कर रहे थे। इस पूरी तैयारी में उन्हें लगभग 5 महीने का वक्त लग गया और आखिरकार छुपते छुपाते नेरी उस छत तक पहुंचने में कामयाब हो गया जहां से उन्हें भागना था। मगर उसकी खुशी महज कुछ ही वक्त के लिए थी, क्योंकि इस छत के चारों तरफ कैमरा लगे हुए थे। मगर किस्मत ने यहाँ उनका साथ दिया, क्योंकि सभी कैमरा के एंगल दूसरी तरफ थे, जबकि वो सभी दूसरी तरफ से बाहर आने वाले थे। हालांकि नेरी छत पर तो पहुंच गया था, मगर जब उसने नीचे देखा तब उसके पसीने छूट गए, क्योंकि छत से नीचे तक की ऊंचाई लगभग 100 फीट की थी और अगर वो यहाँ से गिरते तो उनकी मौत भी हो सकती थी। अब उनके और जेल से भागने के बीच महज सिर्फ एक ही परेशानी खड़ी थी और वो ये थी कि वो छत से नीचे कैसे उतरेंगे। और तब नेरी जेल में वापस जाकर अपने बाकी साथियों से कहता है कि उन्हें एक रस्सी की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि बैग 2 बार जेल में आरी और मोबाइल तो मंगवा चुका था, मगर रस्सी बड़ी होने की वजह से उसे मंगवाना मुश्किल था और अगर वो अपने इस आखिरी पड़ाव में फेल हो गए तो उनका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। बहरहाल इस बार बैग रस्सी मंगवाने के लिए एक बहुत ही नायाब और अनोखा तरीका निकालता है और वो मुलाकात के दौरान अपने साथी से कहता है कि वो देर रात जेल की छत पर ड्रोन के जरिए रस्सी फेंक दे, ताकि जब वो लोग छत के रास्ते भागे तब वो इस रस्सी का इस्तेमाल कर सके। बैग का ये प्लान काम कर गया और इस तरह वो जेल की छत पर रस्सी का इंतजाम करने में कामयाब हो गए और अब वो सभी पूरी तरह तैयार थे इस जेल से भागने के लिए।
अब उन तीनों में ये तय होता है कि वो अगली रात इस जेल से भाग जाएंगे, मगर उन्हें सबसे खास ध्यान भागने की टाइमिंग पर देना था, क्योंकि गार्ड्स सभी कैदियों के सेल को सुबह 5 बजे और रात 8 बजे 2 बार चेक करते थे। बहरहाल उनमें यह तय होता है कि वो रात 8 बजे गार्ड के जाने के बाद यहाँ से भागेंगे और वो लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार वो वक्त आ चुका था जब उन्हें जेल से भागना था और रात 8 बजे के बाद वो तीनों एक एक करके वेंटिलेशन डक्ट के अंदर घुसना शुरू करते हैं। अब वो बेडशीट पकड़कर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं, मगर उन्हें पूरे 5 फुट की ऊंचाई को तय करना था और उन्हें लगातार ये डर सता रहा था कि अगर उनकी बेडशीट की एक भी गांठ खुल गई तो या तो वो चोट खाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे। बेडशीट से छत तक पहुंचने में उन्हें लगभग 1 घंटा लग गया और आखिरकार वो सभी छत तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। छत पर पहुंचते ही वो सभी पहले उस रस्सी को उठाते हैं जो बैग के साथी ने ड्रोन के जरिए छत पर फेंकी थी, और अब यहाँ से उनका असली टेस्ट था, क्योंकि रस्सी के जरिए छत से उतरना काफी मुश्किल था और इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। उन्हें बिना किसी सेफ्टी के महज इस रस्सी की मदद से नीचे उतरना था, और अगर इस दौरान गार्ड की नजर उन पर पड़ गई तो उनका पूरा प्लान चौपट हो सकता था। सबसे पहले वो लोग रस्सी को एक पाइप से बांधते हैं और फिर जोनाथन इस रस्सी को अपनी पेट से बांधता है और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है। लगभग आधे घंटे के अंदर वो बिल्डिंग के नीचे उतर गया, जिसे देख बैक और नैरी ने चैन की सांस ली और फिर बैक खुद को रस्सी से बांधता है और वो भी नीचे उतर जाता है। अब तीनों में आखिरी बचा था नैरी, और वो भी रस्सी बांधकर नीचे उतरने लगता है, मगर अभी वो 3 मंजिल ही नीचे उतरा था कि और एक नई मुसीबत उसके सामने आ गई। जेल के सामने एक पुलिस स्टेशन था और वहाँ से 2 पुलिस ऑफिसर बाहर निकलकर सिगरेट पीने लगते हैं, और ये देख नैरी वहीं हवा में जम जाता है और उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। ये देख वो बिना कोई हरकत किए वहीं चुपचाप हवा में लटकता रहा, क्योंकि अगर गलती से भी इन पुलिस ऑफिसर्स की नजर उस पर पड़ गई तो उसका खेल खत्म हो सकता था। उसे अब लगने लगता है कि उसकी महीनों की प्लानिंग और मेहनत सब चौपट होने वाली है, मगर किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ दिया और पुलिस ऑफिसर्स अपनी सिगरेट खत्म करके वापस पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। लगातार लटकने की वजह से नैरी की पकड़ भी ढीली पड़ती जा रही थी, और जैसे ही पुलिस ऑफिसर अंदर जाते हैं वो जल्दी से नीचे उतर जाता है, और इस तरह वो तीनों जेल से बाहर आ चुके थे। सुबह 5 बजे अगला काउंट होने में अब महज 5 घंटे रह गए थे और उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से ज्यादा दूर निकलना था। बैक ने इसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। बैक के एक साथी गैंग मेंबर ने एक जगह $900 कैश और एक गन पहले से ही पैकेट में पैक करके रख दिया था, ताकि जेल से भागने के दौरान वो इस कैश का इस्तेमाल कर सके, और उन्हें सबसे पहले अपना हुलिया बदलना था। और इसके लिए बैक कूपर नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को कॉल करके बुलाता है और उससे कहता है कि वो उन्हें शॉपिंग के लिए मार्केट ले चले। शॉपिंग से वापस आने के बाद उनके पास नए कपड़े, खाना पीना और वो सारा सामान था जो आगे उनके काम आने वाला था। अब वो कूपर से कहते हैं कि वो उन्हें 800 किलोमीटर दूर एक जगह पर छोड़ दे, जिसके लिए कूपर मना कर देता है, मगर फिर वो कूपर को बंदूक से धमकी देने लगते हैं। हालांकि उनका प्लान था कि वो मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके भाग जाएंगे, जहां से नैरी ईरान भाग जाएगा, मगर तभी अचानक वो अपने प्लान को बदलते हुए कूपर से कहते हैं कि वो मेक्सिको बॉर्डर से उल्टा 800 किलोमीटर दूर उन्हें एक बंदरगाह की तरफ ले चले। हालांकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग डिसीजन था, मगर वो तीनों जेल से भागने में कामयाब हो चुके थे, और उधर ऑरेंज काउंटी जेल में किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि जेल से 3 कैदी फरार हो चुके हैं। सुबह 5 बजे के करीब जब 2 गार्ड्स सेल को चेक करने पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि नैरी, बैक और जोनाथन जेल से भाग चुके हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये पता चलते ही गार्ड्स फौरन जेल का अलार्म बजा देते हैं, जिसके बाद सामने के पुलिस स्टेशन से फौरन पुलिस ऑफिसर जेल पहुंच जाते हैं, और देखते ही देखते 250 पुलिस ऑफिसर्स को इस केस पर लगा दिया जाता है। इस जेल ब्रेक की खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद इसे न्यूज चैनल पर दिखाया जाने लगा और जेल के बाहर प्रेस की भीड़ जमा हो जाती है। ये तीनों कैदी सेंट जोस के सीडी मोटेल में जाकर छुप गए थे ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके, मगर क्योंकि हर न्यूज चैनल पर उनके चेहरे दिखाए जा रहे थे, इसीलिए उनके लिए छुपना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था, और वो होटल रूम में बैठकर टीवी पर खुद को ही देख रहे थे। और यहीं पर उन्हें पता चलता है कि पूरे लॉस एंजलिस की पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है।
नेरी को अब ये एहसास होना शुरू हो गया था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि अब उनके पास कैश भी खत्म होता जा रहा था और टीवी पर देखकर उन्हें कोई भी पहचान सकता था। ये देख उनमें ये तय होता है कि वो इस होटल से भाग जाएंगे, मगर इसके लिए उन्हें एक वैन की जरूरत पड़ेगी। अब बैक एक सेकेंड हैंड वैन की तलाश में लग जाता है जिसमें बैठकर वो लोग यहाँ से भाग सके, और तभी उसे ऑनलाइन एक वैन दिखाई देती है जो बेचने के लिए लिस्ट की गई थी। ये देख बैक उस वैन ओनर को कॉल करता है और उससे मीटिंग फिक्स कर लेता है, जिसके बाद वो लोग ओनर से कहते हैं कि उन्हें इस वैन की टेस्ट ड्राइव चाहिए, जिसके लिए ओनर राजी हो जाता है। मगर वो ये नहीं जानता था कि बैक कभी वैन लेकर वापस ही नहीं लौटेगा। अब वो लोग पूरी तरह होटल से भागने के लिए तैयार थे, मगर एक आखिरी परेशानी जो उनके सामने थी वो था कूपर, जो उन्हें कैब में लेकर आया था, और वही एक चश्मदीद गवाह था जो उनके बारे में सब कुछ जानता था। नेरी ये बात बहुत ही अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर उन्होंने अपने पीछे कोई भी गवाह या सबूत छोड़ा तो वो पकड़े जाएंगे, और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो कूपर को मार देगा। ये बात जब वो बैक डॉग को बताता है तो वो साफ इनकार कर देता है और नेरी से कहता है कि कूपर उनके बुरे वक्त में काम आया था और वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। इस बात को लेकर नेरी और बैक में लड़ाई हो जाती है और फिर उनमें ये तय होता है कि इस बारे में वो आगे सोचेंगे, और यहीं से उनकी आजादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बहरहाल अगली सुबह नेरी और जोनाथन वैन के शीशों को ब्लैक करवाने के लिए निकल जाते हैं और बैक इस मौके का फायदा उठाकर कूपर के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और नेरी तुम्हें मारना चाहता है। कूपर ने जब बैक से पूछा कि वो भाग कर जाएगा कहाँ, तब बैक ने जो जवाब दिया वो सुनकर वो दंग रह गया। बैक ने कूपर से कहा कि वो वापस जेल जाना चाहता है क्योंकि उसकी फोटो हर न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही है और वो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। उधर नेरी और जोनाथन जब वापस होटल पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि बैक डॉग वहां से भाग चुका है और उन्हें अब समझ आ चुका था कि वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं, और इसीलिए फटाफट वो अपने कपड़े पैक करते हैं और वैन में बैठकर वहां से वेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। अब ना तो उनके पास छुपने की कोई जगह थी और उनके पास पैसे भी खत्म होते जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जेल से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उधर छानबीन में लगी पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा था और न्यूज चैनल पर उनकी फोटो दिखाई जाने के बाद भी अब तक पुलिस को उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। मगर तभी पुलिस को एक टिप मिलती है जिसने इस पूरी जेल ब्रेक का रुख ही मोड़ कर रख दिया। बैक डॉग और कूपर ऑरेंज काउंटी वापस लौट आए थे और वहाँ बैक डॉग ने वो किया जो किसी ने भी सोचा नहीं था। बैक डॉग एक हार्डवेयर की दुकान के अंदर जाता है और वो वहाँ के एक एम्प्लॉय से कहता है कि वो जेल से भागा हुआ एक कैदी है और वो पुलिस को कॉल करें। बैक डॉग के इस कदम के पीछे उसकी एक चाल थी, क्योंकि वो महज खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर रहा था बल्कि उसकी नजर उस इनाम पर भी थी जो कैदियों के बारे में खबर देने वाले को मिलने वाला था। डॉग इतिहास का वो पहला कैदी था जो खुद को अपने साथियों को पकड़वाने का इनाम लेने वाला था और इसीलिए उसने नेरी, जोनाथन और वैन के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। अब पुलिस के पास कैदियों के साथ साथ वैन की डिटेल्स भी थी और ये भी अब न्यूज चैनल पर दिखाया जाने लगा, जिसकी वजह से नेरी और जोनाथन की परेशानी बढ़ती जा रही थी और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। नेरी और जोनाथन इस वैन को लेकर एक सुपरमार्केट की पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं और वहां सड़क के किनारे बैठा एक शख्स उन्हें पहचान लेता है क्योंकि उसने न्यूज में उनके चेहरे और ये वैन देखी थी। वो दोनों सुपरमार्केट में कुछ खरीदारी करने अंदर चले जाते हैं और इसी दौरान ये शख्स पुलिस को खबर कर देता है। नेरी और जोनाथन इस बात से बेखबर थे और जैसे ही वो सुपरमार्केट से बाहर निकलते हैं पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखते ही जोनाथन चुपचाप सरेंडर कर देता है, मगर नेरी ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो एक आखिरी बार वहाँ से भागता है, मगर वो इस कोशिश में नाकाम रहा और पुलिस उसे जमीन पर गिराकर गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार नेरी की ये बेहतरीन जेल ब्रेक फेल हो चुकी थी और वो तीनों कैदी ऑरेंज काउंटी जेल में दोबारा अपने सेल तक पहुंच चुके थे। उनका ये आजादी का सफर महज 2 दिन तक ही चल पाया, मगर इस जेल ब्रेक ने गार्ड्स और पुलिस को पूरे जेल सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इस जेल ब्रेक के बाद ऑरेंज काउंटी जेल पर कई उंगलियां उठी और उस पर नजर भी रखी जाने लगी और साथ ही साथ जेल के कई गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि इसी जेल का कोई एक गार्ड इस जेल ब्रेक के दौरान इन तीनों कैदियों के फोन को चार्ज करता था। न्यूज चैनल्स और पब्लिक जेल अथॉरिटीज से बस एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे, जिसके बाद पूरी जेल में मोशन कैमरास इंस्टॉल किए गए
और साथ ही साथ कैदियों पर GPS ट्रैकर बैजेस भी लगा दिए गए ताकि उनकी लोकेशन के बारे में पता चलता रहे। इस जेल में एक डॉग स्क्वाड भी अपॉइंट किया गया जो जेल में आने वाले औजारों इक्विपमेंट जैसे फोन को सूंघ कर पकड़ सके। और साथ ही साथ अब दिन में 3 बार कैदियों की काउंटिंग होने लगी। इस जेल ब्रेक के बाद बैक डॉग की सजा को 20 साल और बढ़ा दिया गया और जोनाथन को कुल 15 साल की सजा सुनाई गई। इस जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड नेरी, जो कि पहले से ही मर्डर केस का अक्यूज्ड था, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वो इसमें बेल पर बाहर भी नहीं आ सकता था। ये थी कहानी एक बेहतरीन जेल ब्रेक की, जिसे कामयाबी से अंजाम तो दिया गया मगर आपसी मनमुटाव की वजह से सभी कैदी पकड़े गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।